सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय ले लीजिए कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं सेना नायक की पत्नी और मेरा नाम नीलम है। आज मेरे स्वामी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रिय नीलम, आज मैं राज दरबार से छुट्टी लेकर अपने बंगले पर अपने बेटे शिवा को देखने आ रहा हूँ। और जब से उन्होंने फ़ोन किया है तब से मेरे दिल में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है। सोचती हूँ कितनी जल्दी उनके दीदार हो जाएं। और साहिबाइन नमस्ते। नमस्ते। आज बहुत खुश दिखाती हैं आप। हाँ, देखो ऐसा है। हाँ, क्या तुम्हारे साहब का फ़ोन आया था? साहब का फोन आ रहा। हाँ, क्या कहें? और तुम चले जाओ गाड़ी लेकर के। हाँ हाँ, चले जाओ, अपने साहब को रिसीव करो बहुत बढ़िया बात। और अपने साहब को लेकर के हाँ, बहुत जल्द चले आओ। ठीक है। और इससे लौटानी साहेब खाती एक चीज लेता हूँ। क्या लाओगे? साहेब खाती हलवाई खिया छिनरा रसगुल्ला लेता हूँ। उज्जर उज्जर रहा का कहा थी का इतना बड़ा तुमको बड़ा बोलने की तमीज नहीं है तो क्यों बोलते हो? का कहा थी भुला गया है। छेना कहते हो। छेना का हम कहे छिनरा रसगुल्ला। जाओ, बहुत जल्द जाओ। ठीक है, अपने साहब को लेकर बहुत जल्द आओ। हम जाते ही साहेब के लेके आओ, ओकरे बाद नाश्ता पानी देखब। आज मेरे दिल में इतनी बड़ी खुशी है। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन
हेलो, ये आगे ठेकेदार 12 नंबर के ठेकेदार मालिन का पुरवा। इस सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए लगा 21 रुपए का मुद्दा प्रदान। पार्टी स्वागत, धन्यवाद। ये नीलम, प्राणनाथ, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बेटा शिवा कैसा है? आपका बेटा भी ठीक है। अच्छा, ये बंगले का सिपाही है, हैं? क्या खिलाती है उसको? ये गिर गिर पड़ रहा है, मिट्टी खाता है, हैं? अनाज नहीं खाता है। ऐसी बात नहीं ना। जब से आप ही फर्श पे टाइल वाइल लगवा दें तब से हम 2-3 बार रोज गिरते हैं। हाँ, पैर नहीं थम रहा है, पैर नहीं समझ सरक जाएगी। इतना स्लिप पैर कर रहा है कि गिर जा रहा है। अब का चप्पल खिया गया है इसे और गिरते हैं। हाँ, चप्पल मतलब खींच चुके हैं और रबड़िंग करवा लो इसमें, जैसे ट्रैक्टर की पहिया में रबड़िंग की जाती है ना, उसी तरह करवा लो। गाना कहना हमारा हो पाए। फिर पगला कहीं का छोटा सा बैग रखकर चल रहा है, गिर गिर पड़ रहा है। और ये बैग यहाँ लेकर चलाया, इसको क्या समझाया था? हाँ, मुल्ला हम टुकुर टुकुर इधर क्या देख रहा है? इसका यहाँ क्या काम है? समझाते हैं। अरे पगले, इसको हमारे कमरे में रखना चाहिए। यहाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ तक लेकर आ गया, इसको कमरे में रख देना ठीक है, हम जाते हैं। और इसको कुछ काम बता दो। ये वहां जा रहा, आप चुपचाप बैठेगा। कुछ काम याद है कि नहीं? कितने दिनों के बाद तुम्हारे साहब आए हुए हैं? आज 1 दिन बाद आए हैं भाई। तो साहब के लिए एक बढ़िया से अदरक वाली चाय। मलाई मार के कौन मलाई? वो जो दूध में नहीं, मलाई वाली चाय नहीं पीते हैं। हाँ, मलाई तुम खा जाना, चाय केवल हमको पिला देना। तो हम सुसुआई नहीं। हाँ, बढ़िया सी अदरक वाली चाय खूब मलाई छांटते रहो। और थोड़ा सा पकौड़ी बना लेना। ठीक है, हम जाते ही बनाए। हाँ, और जल्द से जल्द तैयार करना, ठीक? तुरंत गए। क्योंकि किचन का काम तुम्हारी जिम्मेदारी पर है। हाँ साहब, हाँ, जाओ बढ़िया सा नाश्ता तैयार करो। प्राणनाथ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बेटा भी ठीक है। हाँ। और आप? हम भी ठीक है। और बंगले पर खड़ी होकर तुम मेरी राह देख रही थी, क्योंकि मेरा फोन तुम्हारे पास आया था कि मैं आज बंगले पर आ रहा हूँ। इसी वजह से तुम्हारे दिल में बेचैनी थी। हाँ प्राणनाथ, और तुम हमारी राह देख रही थी और मैं बंगले पर आ गया, तुम्हें मालूम तक नहीं हुआ। प्राणनाथ, जब आपने फोन किया था ना, तभी से मेरे दिल में इतनी बेचैनी से इतनी हलचल मची हुई है समझ रहा हूँ कि आप कितनी जल्दी आपके दीदार हो जाते। खैर कोई बात नहीं लेकिन है। प्राणनाथ, हाँ, आज तक मैंने आपसे बगैर पूछे, हाँ, आपके बगैर पूछे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन आज आपके बगैर पूछे आज मैंने एक ऐसा काम किया है। अच्छा, अब तो हमारे दिल में शंका पैदा हो रही है। हाँ? हमारे पूछे बगैर तुमने कोई ऐसा काम किया जो कि बतलाने में इतना तुम्हें हिचकिचाहट हो रही है। बात क्या है भाई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फिर प्राणनाथ। कौन ऐसा काम है, मैं भी तो जानूं। आज जब मैं अपने बंगले पर बैठी थी, हाँ, तो अपने बंगले के सामने से एक गोदना गोदने वाला जा रहा था। अच्छा, तो क्या हुआ? और गोदना गोदने वाला आवाज लगाता हुआ जा रहा था। जब उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने सिपाही से कह करके उस गोदने वाले को बंगले के अंदर बुला लिया। बंगले के अंदर? अब गोदने वाले का काम बंगले के अंदर क्या था? किस लिए बुला लिया? प्राणनाथ, उस गोदने वाले से मैंने अपने बेटे शिवा के दाहिने हाथ पर हाँ, बेटे का नाम लिखवा दिया, शिवा। अच्छा, और बाएं हाथ पर भोले बाबा के त्रिशूल का निशान बनवा दिया है। इतनी सी बात? हाँ प्राणनाथ। अरे वाह नीलम, वाह, कितनी होशियार, कितनी समझदार हो और कितना नेक काम तुमने किया, और इस बात को बताने के लिए इतना संकोच पैदा कर रही हो। धन्य हो नीलम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो हमारा मासूम बेटा और इसके हाथ में, दाहिने हाथ में उसका नाम शिवा और बाएं हाथ में भोलेनाथ की निशानी बनवा दिया। जरा सोचो कि भोलेनाथ की ही कृपा से आज ये तुम्हारी गोद भरी हुई है। तुम्हारी गोद में ये नन्हा मुन्ना बालक खेल रहा। अगर तुमने बेटे के हाथ में भोलेनाथ की निशानी बनवा दिया है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। महान खुशी है मुझे, इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। बहुत अच्छा काम है। हाँ,
लेकिन नीलम, एक खुशी मैं लेकर आया हूं। अगर वो खुशी तुम्हारे समक्ष मैं बता दूंगा तो हमारे मुख से निकली हुई बात सुनकर, वो खुशी सुनकर तुम खुशियों से झूमकर नाचने लगोगी। आखिर वो कौन सी खुशी है जो आप लेकर आए हैं? अब जल्दी से बताइए ना। जानना चाहती हो कि मैं कौन खुशी लेकर बंगले पर आया हूँ? आप प्राणनाथ कौन सी खुशी लेकर आए हैं? सुनो प्रिय, मैं बता रहा हूँ। आज सुबह भरे दरबार महाराज ने एक आखिरी फैसला लिया। क्या फैसला? महाराज भरे दरबार में एक आखिरी फैसला? आखिरी फैसला। लेकिन वो फैसला कौन सा है? प्रिय, तुम अच्छी तरह जानती हो कि महाराज का जो भी फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। आप प्राणनाथ, महाराज ने एक आखिरी फैसला लिया और उसी बात को सोचते हुए मैं रास्ते भर में चला रहा हूँ कि हमारे बेटे की तकदीर कितनी बुलंद है। बेटे की तकदीर कितनी हाँ, बुलंद, प्रिय, कितनी बुलंद है देखिए, तकदीर। अब आप मुझे पहेली मत बुझाइए और जल्दी से बताइए ना, आखिर वो बात कौन सी है? इसलिए महाराज का फैसला क्या था कि महाराज ने जो फैसला लिया वो फैसला ये है कि अपने बेटे शिवा को, बेटे शिवा, अपने बेटे शिवा को इस राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। क्या मेरे बेटे शिवा को इस सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी? हाँ, और यहाँ के जो महामंत्री रणजीत सिंह है, मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेना नायक नियुक्त किया। मंत्री जी के बेटे को सेना नायक और मेरे बेटे शिवा को इस सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी। बस इसी बात को सोचते ये हुए तो महान खुशी है प्राणनाथ, कितनी बड़ी खुशी आपने दे दी सोचने मुझे। की बात है। हाँ, ये खबर देने के लिए मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि कल फजर सुबह 10 बजने से पहले तुम्हें दरबार में पहुंचना है। मुझे? हाँ, बेटे शिवा को लेकर तुम्हें दरबार में पहुंचना है और अपने बच्चे को महाराज गोद में लेकर अपनी प्रजा को बताएंगे कि मैंने सेनापति के बेटे को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मेरे न रहने पर सेना नायक का बेटा शिवा ही राज्य का वारिस होगा, यहाँ का उत्तराधिकारी है। प्राणनाथ, महाराज ने 10 बजे का टाइम दिया है, कल 10 बजे। तो ठीक है प्राणनाथ, आप चिंता न करें। हाँ। मैं बेटे शिवा को लेकर के, महाराज ने 10 बजे का टाइम दिया, मैं 9:30 बजे रात दरबार तो पहुंच 9:30 बजे पहुंचना है। हाँ प्राणनाथ, मैं 9:30 बजे रात दरबार पहुंच जाऊंगी। अच्छा प्रिय, ये खबर मैंने बता दिया। अब यहाँ से मुझे इस वक्त सीधे बॉर्डर की तरफ जाना है। क्या बॉर्डर का नाम सुनते ही तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा गई? आखिर क्यों? प्राणनाथ, मेरे दिल में इतनी बड़ी तमन्ना थी, इतनी बड़ी हलचल मची हुई थी। मैंने सोचा था कि कितने दिनों के बाद आज आप अपने बंगले पे आए हैं, आज मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। अच्छा, अच्छे पकवान बना के खिलाऊंगी। लेकिन आप तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया ना? सारे अरमानों पर पानी फिर गया। आप यहीं से बॉर्डर पर जाने की बात कर रहे हैं? प्रिय, ये महाराज का आदेश है कि खबर देने के बाद चले जाना बॉर्डर पे, अपने नौजवानों को अलर्ट करने के बाद वहां से लौट कर आना। तो तुम भी आखिरी फैसला जो बेटे के बारे में फैसला सुनाएंगे, उस फैसले को तुम भी सुनना। इसलिए मुझे इस वक्त जाना जरूरी है। ठीक है प्राणनाथ, मैं जानती हूँ कि आप अपने फर्ज से मजबूर हैं और हर वक्त देश की रक्षा करते रहते हैं। क्यों नहीं प्रिय? तो ठीक है प्राणनाथ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन कम से कम आप 10 मिनट का समय सिर्फ मुझे दे 10 मिनट का समय? ठीक है, 10 मिनट का समय तुम्हारे लिए मैं अपने बंगले पर दे रहा हूँ और 10 मिनट तक अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। ठीक है प्राणनाथ। बेटे को मुझे महान खुशी है मुझे कि हमारा मासूम बेटा आगे चलकर इस राज्य का वारिस होगा, राज सिंहासन पर बैठेगा। दाएं बाएं कर्मचारी हमारे बच्चे के दाएं बाएं लगे रहेंगे और बेटे के ही इशारे पर वो हर वक्त अपना कदम उठाएंगे। अत्यंत खुशी है मुझे, ये मेरी वफादारी का फल है जो बेटे को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। और दिल में तुम्हें बिठा के प्राणनाथ, दिल में तुम्हें बिठा के
पूजा करूं तुम्हारी होके रहूं तुम्हारी दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें पूजा करूं तुम्हारी होके हेलो, ये आ गए 12 नंबर के ठेकेदार साहब। 12 नंबर के ठेकेदार साहब की तरफ से सेनापति जी और साहिबाइन को देखते हुए, इन के काम को देखते हुए 10-10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हाँ, ये आ गए हमारे श्रीमान जी विनोद स्टूडियो शंकरपुर, जो कि आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए, सेनापति जी को देखते हुए लगा 20 रुपए का पुरस्कार 50 रुपए से पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। राइटर महोदय ध्यान दें, ये आ गए घनश्याम साइकिल वाले सरैयत तिराहा, उनकी तरफ से 101 रुपए का व्यवहार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद।
रहा हूँ, तुम्हारे दुख दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अपने दिल में तुम सोचती हो कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारी नजरों के समक्ष रहे। हाँ प्राणनाथ, तुम ही नहीं, संसार की हर नारी अपने दिल में सोचती है उसका पति उसके नजरों के समक्ष रहे। लेकिन मेरे सामने मजबूरी है कि महाराज का वफादार हूं मैं, और वफादारी की मिसाल हमारी कायम है इस सोनागढ़ के कोने कोने में। इसलिए जब मौका मिलता है तभी अपने परिवार को खुशी में दे पाता हूं। हाँ प्राणनाथ, इसीलिए मैं मजबूर नहीं करूंगी। घबराओ नहीं प्रिय, जा रहा हूं बॉर्डर पे, और बेटी की खबर, बेटी की खुशखबरी कल सुबह सुनते ही उसके बाद महाराज से छुट्टी ले लेंगे और 1 हफ्ते का समय तुम्हारे साथ बंगले पर व्यतीत करेंगे। ठीक? सुबह 10 बजने से पहले 9:30 बजे शाही दरबार में तुम्हें बेटी को लेकर पहुंचना है, ताकि क्योंकि रियाया दरबार के सामने आ जाएगी। मुनादी हो चुकी है कोने कोने में, सब कोई खबर सुनने के लिए, एक खुशखबरी सुनने के लिए सब लोग शाही दरबार के सामने आएंगे और तुम्हें भी बेटे को लेकर मौके पर पहुंच जाना। प्राणनाथ, आप चिंता न करें, महाराज ने 10 बजे का टाइम दिया है। मैं ठीक 9:30 बजे बेटे शिवा को लेकर के राज दरबार पहुंच जाऊंगी मैं। लेकिन प्राणनाथ, आपकी बार जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना। क्या चाहिए बोलो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? खाने पीने की चीज, श्रृंगार की चीज, मेकअप की चीज, पहनने की वस्तु, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक कमी थी, वो भी पूरी हो गई। मैं बताऊं आपसे कि मुझे क्या चाहिए मुझे, और बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। कि छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे। अच्छा भगवान, मैं हर वक्त ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्वामी पर आने वाले संकट मुझ पर डाल देना, लेकिन मेरे स्वामी को कभी भी कोई संकट ना इनके ऊपर आए, इन्हें कोई दिक्कत ना हो। क्या ताक रहे इधर उधर? साहेब के देखत ही देखात नहीं बाटन, नाश्ता तैयार है। तुमको आधे घंटे बाद आना था। काहे? तुम्हारे साहब चले गए। चला गए? और क्या? एक को दिन का छुट्टी नहीं रही। क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया, हाँ, लेकिन तुम्हारे साहब अपने फर्ज से मजबूर हैं। बात तो सही है। बॉर्डर पे जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो चले गए। चलो ऐसा है, हाँ। तो मेरे लिए नाश्ता लगाओ। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आप आवे, हम चलते हैं नाश्ता लगाई। चलो। अब भैया भरे दूध गरमाए के बोतल में भर दे यही। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आती हूँ। आप जल्दी आवे, भुखाना वही।
जु 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 यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। फिर वही बार बार छाया हुआ नाम 12 नंबर के ठेकेदार साहब, मालिन की पूर्वा के निवासी, हमरे टंकी मास्टर, हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर के ऊपर खुशी हुई के 5-5 रुपया कुल मिला के 15 रुपया देते हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आज इतनी देर हो गई, अभी तक महाराज रात दरबार से आए नहीं, न जाने क्या बात है। मुझे चिंता लगी है। ऐसे तो रोज बहुत जल्द आ जाते थे। खुश रहो बंधु। बंधु जी राजमाता जी, जाके देखो, काफी देर हो चुकी, महाराज अभी रात दरबार से आए नहीं। हाँ याद देर तो हो गए, हो सका था कौन फरियादी लेट आवा हो। फिर भी जाओ उनका पता लगाओ। हम जाते ही तुरंत जाते ही, महाराज जी के साथे लेके आओ। ठीक, आज्ञा दो। खुश रहो। हम लोगों का चौथा पान आ चुका था, चौथा पान आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। समझ में नहीं आता हमारे ना रहने के बाद कौन इस राज का वारिस होगा। इसकी चिंता मुझे रातों दिन लगी रहती है, और इसी चिंता में महाराज भी डूबे रहते हैं। न जाने कितनी देवियों की पूजा की, न जाने कितनी मंदिरों में माथा टेका, लेकिन ईश्वर ने भी कोई फरियाद नहीं सुनी। राह देखते देखते इतनी देर हो चुकी है, पता नहीं क्या बात है, अभी तक राजन आए नहीं। सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो। तुम ठीक तो हो ना? राजन, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। महाराज, क्या बात है, आज आप रात दरबार से इतना लेट आ रहे हैं, और वो भी चेहरे पे इतनी मायूसी, ये उदासी। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? अवश्य जान सकती हो। क्या कारण है जी, जो इतने लेट आ रहे हैं? प्रिय, आज दरबार में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, इसलिए दरबार से महल आने में देर हो गई। आखिर कौन सी अच्छी बात हो गई जो इतना देर करके आप आ रहे हैं? प्रिय, आज रात दरबार में मैंने एक फैसला ले लिया
यही सोचता हूँ कितना बड़ा फैसला लिया हूँ और महारानी जी से एक बार सलाह भी नहीं किया। जाने महारानी जी हमारे इस फैसले से सहमत हो या ना सहमत हो। फैसला ले लिए? हाँ प्रिय महाराज, आप फैसला ले लिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं ये खूब अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जो भी फैसला लिए होंगे उचित ही फैसला लिए होंगे, लेकिन जरा मैं भी तो जानूं वो कैसा फैसला है जो आप ले लिए हैं और फिर भी इतनी उदासी चेहरे पे। प्रिय, अच्छी तरह जानती हो कि अपना चौथापन आ गया है और इस उम्र में भी ईश्वर ने कोई संतान नहीं दिया। काश इस उम्र में ईश्वर ने कोई संतान दिया होता तो अपने न रहने के बाद ताज तक का वारिस बनती और अपने न रहने के बाद अपने राजमहल में अपने नाम का दीपक जलता। हाँ राजन, ये तो ठीक है। इसी बात को लेकर मैंने एक फैसला लिया और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा जो भी फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। जानती हूँ राजन। प्रिय, अपने राज दरबार के जो दोनों कर्मचारी हैं, सेनापति जी और महामंत्री जी, दोनों ही वफादार हैं। हाँ, दोनों ही बहुत मैंने वफादार हैं। फैसला लिया कि सेनापति के बेटे शिवा को अपने सोनागढ़ राज का उत्तराधिकारी कर दे और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनापति कर दे। बस इसी बात को लेकर के आप इतना चिंतित हैं? हाँ प्रिय महाराज, मैं जानती थी कि आप गलत फैसला नहीं ले लेंगे। मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ राजन। मैं बहुत खुश हूँ आपके फैसले से। हमारे फैसले से सहमत हैं? जी राजन। वाह प्रिय, मैंने तो सोचा कितना बड़ा फैसला लिया, महारानी जी से सलाह भी नहीं किया। महाराज, ये दोनों बच्चे भी छोटे हैं, जब हम लोगों का बुढ़ापा आएगा तो दोनों बच्चे सयाने हो जाएंगे। कम से कम आप ये काम अच्छा किए जो अपनी बुढ़ापी का सहारा कर ले रहे। क्यों नहीं प्रिय, इसीलिए कि जब सेनापति हमारा इतना वफादार है, अपने लिए रात दिन सर कटाने के लिए तैयार रहता है। जी किसी का बेटा शिवा है, अपनी बुढ़ापी का सहारा भी बनेगा और साथ साथ प्रजा की रक्षा भी करेगा। जी राजा। रणवीर सिंह इतनी रात, वो भी हमारे संकट में। सुना मैंने क्या कहा? खबरदार हिलना नहीं, सोनागढ़ के भोग और काल खड़ा है सामने, देख नजर भर। रणवीर सिंह की मंत्री की क्या बात है और आए आधी रात। मंत्री की क्या बात है, आए आधी रात। अब नौकर होकर के मेरा करते ऐसी बात। रणवीर सिंह, इतनी रात में आए हो और मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हो, वजह क्या है? वजह जानना चाहते हो? किस कारण आज आधी रात ये रणजीत सिंह तुम्हारे सैन्य कक्ष में दाखिल हुआ है? हाँ हाँ, किस लिए आए हो? ध्यान से सुनो। आने का कारण क्या है? मेरे मानो ना खुद बच पाओगे। काल को देख लो, आज तुम भाग लगा, अभी मुझे
करता है और तेरी बातें मेरे कुछ समझ में नहीं आती कि बात क्या है। ये मंत्री बताओ मुझे, बात क्या है ये बात क्या है ये मंत्री बताओ मुझे, किसने को भी दिया दिखाते हो तुम कि आए हो रात में और काल बनकर मेरा, बात क्या है न आखिर बात क्या है, जितना गर्म हो रहे हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। तो ध्यान से सुनो महाराज, किसने आज चरणजीत सिंह इतना क्रोधित नजर आ रहा है? तो राज का मालिक मुझको बना दीजिए, बस यही आपसे मेरी दरकार है और छोड़ दूंगा मैं। राजेश सिंह, क्या कहा? राज का मालिक बना दूं? हाँ, तेरे बाप का राज है? खोपड़ी खराब ये सोनागढ़ हमारा है, यहाँ का सम्राट मैं हूँ और कहता है कि राज का मालिक बना दूं। कि मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं कि शर्म आई नहीं, ऐसा कहते हुए कि जा चला जा इसी में है तेरा भला, ऐसा होगा नहीं मेरे रहते। रजीत सिंह, सूरसेन सिंह, कमीने, खोपड़ी खराब है। तेरी खोपड़ी सीधी भी कर दूंगा। यहाँ का मैं सम्राट हूँ, ये सोनागढ़ हमारा राज है। अगर मैं चाहूँ तो ये अपना राज अपनी प्रजा में किसी को दे सकते हैं, इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? महाराज सूरसेन, बदल दो फैसले को। नहीं बदलूंगा। और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। कमीने, ये सम्राट सूरवीर सिंह का फैसला है और पत्थर पर पड़ी हुई लकीर की तरह होता है। एक बार हमारी जुबान से जो निकल जाता है वो समझ में पत्थर पर पड़ी लकीर। सबसे पहले हरामजादे कुत्ता, आज सम्राट सूरवीर सिंह मजबूर है। काश हमारा इस मौके पर सेनापति विजय सिंह होता तो कहीं तेरी क्या औकात थी? महाराज सूरसेन सिंह, अभी तो सिर्फ तुम्हारा ताज मैंने छीना है। बदल दो फैसले को। ऐसा बदल दो फैसले को और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। कुत्ते, क्यों नहीं हमारी जान चली जाए, लेकिन अपने जीते जी ये फैसला नहीं बदलूंगा। हरामजादे, तुझे तो चिंता नहीं छोड़ूंगा। मटुआ, महाराज का तो राम नाम सत्य हो गया का सब गति हो गई। और महाराज जी से कह दो कि महाराज ने अपने फैसले को नहीं बदला। इनके लिए वक्त है कि बदल दो फैसले को और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। नहीं तो खोपड़ी खराब है। राजमाता, अभी तुम्हारे पास वक्त है। महाराज तो चले गए हैं, ये फैसला आप बदल दो। महाराज माता, यहाँ का उत्तराधिकारी भैया सागर का बनाओ, तुम्हारा जान जाए।
राजमाता फैसला को बदल दो, बात मानो तो। राम चौधे राज की हविस में आकर मेरा सुहाग बुझा दिया कुत्ते। आज अगर इस मौके पर मेरा सेनापति होता तो तेरी क्या औकात थी मेरे पति भी गोली चलाने की। मैं तेरा खून पी जाऊं। चिपका दे दोनों लाशों को, डाल दो दोनों लाशों पे एक चतर। मोटो देखो, सिर्फ बगावत की जंग। महाराज ने अपने फैसले को नहीं बदला, इस दुनिया से दूर कर दिया। और आए हम छुप कर बैठे हैं, और जो भी लाशों के पास आएगा वही इन दो लाशों का कातिल साबित होगा। उसके बाद देखो फिर रणजीत सिंह सोनागढ़ में क्या करता है। और आओ, खबरदार सोनागढ़ के बच्चों, मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा। नहीं तो याद रखना, इस सोनागढ़ में इतनी लाशें नजर आएंगी कि दफनाने के लिए जमीन कम हो जाएगी। ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा। हे बुढ़ाऊ, आवाज ना उठाओ, नहीं तीर के पुरवा भेज दे। बॉर्डर से चलकर शाही दरबार पहुंच गया और शाही दरबार में जाकर देखा तो वहां सन्नाटा कोई नहीं। महाराज ने कहा 10 बजे आखिरी फैसला मुझे सुनाना है। और देखा मैंने कि दरबार के सामने रियाया बैठी हुई है। वहां से मैं राजभवन में आकर क्या देखता हूं कि महाराज अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अरे महाराज, इस सोने का वक्त नहीं है, आपको दरबार में चलकर आखिरी फैसला सुनाना है। महाराज, आप अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, उठिए महाराज, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, आपके राजभवन में आया हूं। मेरी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि मैं आपके शयनकक्ष में अपने कदम रख लूं, लेकिन मजबूर होकर मुझे आना पड़ा क्योंकि आपको शाही दरबार चलना है। उठिए महाराज। हुजूर, आपको शाही दरबार चलना है महाराज। क्या बात है, इतनी जोर से आवाज दे रहा हूं, मेरी आवाज महाराज के कानों में नहीं पड़ रही। आज पहली बार महाराज अपने बिस्तर पे इतना समय हो गया और अब भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है। महाराज, मैं आपको जगा रहा हूं और आपके कानों में आवाज नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी आपको हमें जगाना है। उठिए महाराज, उठिए, आपको दरबार चलना है। हुजूर, उठिए महाराज, आपको हे भगवान, ये क्या देखता हूं कि ये दोनों प्राणियों की जीती जागती आत्मा नहीं बल्कि दोनों प्राणियों की लाश पड़ी हुई है। राजभवन में लाश पड़ी है। कौन है पापी, किसमें इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि राजभवन में घुसकर दोनों प्राणियों की जिंदगी को छीन लिया, दोनों प्राणियों को मौत की नींद में सुला दिया, सारे सपनों पर पानी।
कौन है हुजूर? कौन है कातिल और किसने आपको मौत की सजा दी? हाय भगवान ये क्या शिकार हो गया। हाय भगवान ये पापी नीच ने आपको मौत की नींद में सुला दिया। महाराज, यह आपका वफादार मजबूर है, जो कि उसका नामो निशान मुझे नहीं मालूम। अगर उसका जरा सा सिराग तो मुझे मिल जाए महाराज, तो आपके चरणों की कसम है, आपके खून की कसम है महाराज, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं मालूम। लगा दी तूने सोनागढ़ की रैयत पे, लगा दी तूने दिग्विजय सिंह। और बता दे, अरे वो अभी बता कौन गलती महारानी की थी, बता कौन गलती महारानी की थी, और महारानी को क्या मिलेगी। बोल क्यों ऐसा किया? रणजीत सिंह, पहली बात तो तूने धोखे से आकर हमारी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया, और इसके बाद तूने कहा कि सोनागढ़ की रैयत पर लगा दी तूने आग, और आए दशा महाराज को बनकर काला नाग। अरे मंत्री जी, जरा सोचिए, ये हमारे अन्नदाता थे, हमारे हुजूर थे, इनका नमक मेरे रगों में समाया हुआ है, और भला मैं महाराज का खून अपने हाथों से कर सकता हूं? कहने से पहले जरा 100 बार सोचिए मंत्री जी, कि वफादार ऐसे गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। दिग्विजय सिंह, रंगे हाथों मैंने पकड़ा है, और महाराज और महारानी का कातिल तू है। मंत्री जी, नाहक में मेरा नाम बदनाम मत कीजिए, और मेरी इस वर्दी पे बदनाम दाग मत लगाइए। दिग्विजय सिंह, इस वर्दी पे तो बदमा दाग लग चुका है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब भी मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और नहीं खून मंत्री जी मैंने किया है, नहीं खून
कातिल कोई और है और उसका पता हम ही दोनों लोग लगा सकते हैं। नहीं दिग्विजय सिंह, खूनी और कातिल तू है। ए मडवा, सबसे पहले इन दोनों लाशों को ठिकाने ले जाओ, फेंक दो किसी नाले में। जिनका किया कर्म गीध और कौवे करेंगे। अरे मंत्री जी, महाराज की लाश को ले जाकर किसी गड्ढे और नाले में फेंक दिया जाए, इनका अंतिम संस्कार गीध और कौवे करेंगे। वाह, धन्य है महामंत्री जी। इन्हीं के टुकड़ों पर आज तक पलते थे और आज किसी पापी ने इन्हें मौत की सजा दे दिया, इन्हें मौत की नींद में सुला दिया, तो इनकी लाशों को तुम नाले में फेंकवा रहे हो। अरे मंत्री जी, चलिए अंतिम संस्कार अपने हाथों से हम लोग करें। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, वरना नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा मंत्री। बता रहे हो ऐसा मत करिए, नहीं तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। हाँ, मैं सत्य कहता हूँ। अरे जिनके टुकड़ों पर आज तक हम लोग पड़े और उन्हीं के साथ ऐसी हरकत, महाराज की लाश का अंतिम संस्कार तक न कर सकूं। मंत्री जी, अब देखो, आपने अच्छा नहीं किया है। बटुआ, खूनी और कातिल सामने खड़ा है, लगा हथकड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर और नाहक में मुझे बदनाम मत करवाइए, वरना रियाया के लोग यही कहेंगे कि सेनानायक दिग्विजय सिंह ही महाराज और महारानी का कातिल है। कातिल तुम नहीं ना, हम सब हैं। तुम नहीं ना कातिल, हम हैं। अरे हम लोग चले कातिल का पता लगाए, कौन है कातिल। मैं तुझको नहीं कह रहा हूँ, कातिल तो सामने मैं खड़ा है। मैं हूँ। हाँ, तुम हो। अच्छा, तेरी नजर में मैं कातिल हूँ। थोड़ा महाराज के ऊपर, महारानी के ऊपर रहम करते हो। अच्छा है? तुमका राजपाठ दिए तैयार हो गए, कहूँ तुम पेल पाल के मनाई बना दो। तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास है क्यों? विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। हथकड़ी लगाएगा? लगाएगा हथकड़ी। हथकड़ी लगाई, तुम पर करब अंदर। लगा हथकड़ी। हाँ लगाई। अगर तेरी भुजाओं में ताकत तो हमारा शूरवीर योद्धा के हाथ में हथकड़ी। हाँ, हथकड़ी पिढ़ा। क्यों रे साले, इसके हाथ में शमशीर कहाँ जाएगा? अभी तो साले पहनते ही खुला है, पता नहीं कहाँ से आगे। अगर आगे बढ़ा ना तो साले इतनी पेड़ के पचौनी बाहर हो जाएगी। तो दिग्विजय सिंह, तेरे हाथ में शमशीर आ गई, रणजीत तो अपने आप को शेर कहलाता है क्यों? रणजीत सिंह, तेरे हाथ में बंदूक है मैं चाहूं और तू चाहे तो दिग्विजय सिंह की जिंदगी चंद मिनटों में छीन सकता है, लेकिन नहीं, तू छत्री है और छत्रियों का ये काम नहीं कि निहत्थे पर वार कर दे। ये बंदूक अगर किसी मासूम बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो वो बच्चा भी अपने आप को शेर कहलाता है। अगर है असल छत्री और तेरे जिस्म के अंदर छत्री का लहू दौड़ रहा तो कसम है तेरे माँ की दूध की, कसम है तेरे माँ के दूध की। रख बंदूक और उठा वो शमशीर। दिग्विजय सिंह, तुमने आज रणजीत सिंह को ललकारा है। तेरा चैलेंज रणजीत सिंह को स्वीकार है। मैदान में आओ। Oh
धोखा के ऊपर धोखा। तुमको बता दी ना, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। तुमका बता दी ना कि हथकड़ी रहा तुमका करब अंदर, और तुम जितना रात दरबार में खाए खाए हाथी हैसी फूले हो ना, तो हाथ चर्बी हम जेल में सब लिया निखारी। साले खेचुहा, अगर बच गया तो साले घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। घूमो तुम घूमो, शुक्र मनाओ पाए घर का तुम। अच्छा तो समझ शुक्र मनाओ मेरी तुम नजर पाए में, घर का। मेरी नजर में सबसे बड़ा दुश्मन तू हो गया। सबसे बड़ा दुश्मन तू है, क्योंकि तूने दिग्विजय सिंह से पंगा लिया है। बर्बाद करके छोड़ूंगा तुझे। मैं हट्टे बहुत देर सेनापति आवत जाता। बलवा नजर साले को डाल जिंगाल में और वहीं हम इससे मिलेंगे। अंदर कर दिया, चर्बी है पूरी चर्बी। तो ले चल, चर्बी ले चल, नहीं चला। डाल दे मुझे सलाखों में। अरे भैया लेकिन अगर बच गया क्या घूमो, तो समझ लेना तेरी क्या दशा होगी। तुम बताई ना कोई हो पहली बात तो तो मैं ठीक है, ले चल मुझे जिंदान में। दिग्विजय सिंह, मैंने कह दिया कि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा ढाल। भगवा साले गाय नहीं भैंसिया है, बता रहे गाय आए। साले भैंसा भैंसा ना कहो, उससे भी हट्टा कट्टा तू। मामूली बात समझ लियो का, मामूली समझ लियो का। क्या? अब हम पकड़ ना ले, हाँ धोखे के हथकड़ी ना डाल दे, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे मालूम था, क्योंकि तो मेरा बॉडीगार्ड है। अरे भाई नौकर आपके। अब देखता हूं कि सोनागढ़ में रणजीत सिंह